नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ 10 से 12 मिनट में कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो आपको फाइनेंशियली या तो फायदा पहुंचाएंगे या तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो दुनिया भर में होने वाले सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करते हैं, मैं उनको एनालाइज करूंगा। तो हम सीखेंगे कि हमें कैसे इवैल्यूएट करना है ऐसे न्यूज़ को और कैसे कैलकुलेट करना है कि हमारा इसमें नुकसान है, फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करता हो, चाहे सैलरी को इम्प्रूव करे या ख़राब करे, या फिर हमारे बिजनेस ग्रोथ या मैं कहूँगा करियर ग्रोथ को हिंडर करे। तो शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से, और यह है कार मेकर्स के बारे में। कार मेकर्स स्प्लिट हैं, अब डिवाइड हो गए हैं ओवर रिलीफ टू फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स। अब यहाँ पे कह सकते हो कि कार मेकर्स डिवाइडेड हैं एक टॉपिक पे, और यह है फ्लेक्स फ्यूल से रिलेटेड। मेजर इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हो तो डिस्कशंस के दौरान उनका कहना है कि ये जो ड्राफ्ट ऑफर्स हैं इसमें आप अनड्यू एडवांटेजेस दे रहे हो फ्लेक्स फ्यूल को और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को। तो अगर खाली ईवी को प्रमोट करना है तो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को आप क्यों प्रमोट कर रहे हो? क्योंकि लोग तो वही लेंगे, उसमें कितना बढ़िया एडवांटेज है, आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आपको एवरेज एफिशिएंसी बहुत अच्छा मिल रहा है, पोल्यूशन भी कम हो रहा है। बट फिर ईवीज अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ईवी बहुत एक्सपेंसिव है। ईवी का आप कह सकते हो अभी रीसेल वैल्यू नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हाइब्रिड शॉर्ट टर्म में बेस्ट सोल्यूशन ऑफर करते हैं। अगर आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज का ये कहना है, ईवीज बेस्ट सोल्यूशन नहीं ऑफर करते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल कुछ अच्छा खासा सपोर्ट देना होगा अगर वो चाहती है कि ईवी अडेप्ट हो। तो टेक्नोलॉजीज जो है दोनों अगर कंबाइन किए जाए इन अ सिंगल मॉडल अकॉर्डिंग टू देम, तो न्यूमेरिकल बेनिफिट्स आते हैं जो कंपाउंड करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं वो बहुत क्लोजर होता है टू दैट ऑफ ईवीज कंप्लायंस कैलकुलेशंस में। और ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने पॉइंट आउट किया है कि अगर आप रेगुलर पेट्रोल कार को फ्लेक्सिबल बना दोगे तो इसमें 17 से 25,000 रुपए का ही कॉस्ट आता है पर यूनिट। फ्रॉम रिपोर्ट आई थी जून 2021 में, जहाँ पे एक ईवी अगर आप बात करो तो इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ईवी में, रिसर्च में, बैटरी डेवलपमेंट में, लोकलाइजेशन करना, क्योंकि आप चाइना और दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। तो जो रिलैक्सेशन है ड्राफ्ट कैफे नॉर्म्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए, फ्लेक्स फ्यूल के लिए, ये रिड्यूस करते हैं कंप्लायंस गैप ईवीज और दूसरे पावर ट्रेन के लिए। तो इससे क्या होता है, जो कैपिटल इंटेंसिव ट्रांजिशन हो रहा है मार्केट में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से ईवी में, उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप पुश कर ही नहीं पाओगे। ऑफ कोर्स ईवी में ज़्यादा रिसर्च चाहिए, ज़्यादा चार्जिंग टेक्नोलॉजीज आपको डेवलप करनी है, साथ में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बहुत ज़्यादा खर्चा है ईवी में, राइट। तो अगर कोई फ्यूल है जो ब्लेंड है और कंटेन करता है 85% एथेनॉल अलॉन्ग विद पेट्रोल, तो इसे फ्लेक्स फ्यूल कहा जाता है। जो कैफे फ्रेमवर्क है वो एक एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टारगेट रखता है कि हर एक ऑटो मेकर के फ्लीट में ये स्टैंडर्ड्स उसे मीट करने होंगे, ठीक है। तो CO2 पर किलोमीटर, ठीक है, हर एक मॉडल जो आप बेच रहे हो पर किलोमीटर कितना CO2 वो एमिट करने वाला है, ये स्टैंडर्ड है और इसके नॉर्म्स हैं, इसके स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको मीट करना है। तो 2024 में 7 जून को बीई ने पब्लिश किया फर्स्ट ड्राफ्ट अपने अपकमिंग कैफे 3 और कैफे 4 नॉर्म्स का। तो ये इंप्लीमेंट होना है 2027 से 2037, जो 10 साल का पीरियड है अप्रैल से मार्च तक का, उसके बीच में। और जो सोसाइटी है इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की, उन्होंने सबमिट किया अपने कमेंट्स दिसंबर 2024 में, जिसमें कहा कि आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। कुछ महीनों बाद मारुति सुजुकी जो देश का सबसे बड़ा स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर है, उसने बीई को अप्रोच किया और कहा कि भाई छोटी गाड़ियों को आप रिलीफ दो, क्योंकि वेट बेस्ड एग्जम्पशंस होने चाहिए। हमारी गाड़ियां हल्की है, हम छोटी गाड़ियां बनाते हैं, तो वहाँ एग्जम्पशंस होने चाहिए। तो बी ने रिवाइज किया, इशू किया रिवाइज ड्राफ्ट सितंबर 25 में दिस ईयर, और ग्रांट किया रिलीफ बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वेट बेस्ड एग्जम्पशन पहली बार। तो मारुति के कहने पे वेट बेस्ड एग्जम्पशन आया है इसमें। अब जो रिविजन आया है, पेट्रोल व्हीकल्स जो 909 किलो तक के हैं, जिनकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है, लेंथ 4 मीटर से कम है, उन्हें 3 ग्राम पर किलोमीटर डिडक्शन मिलेगा अपने डिक्लेयर्ड CO2 एमिशन में से, जो भी वो एमिशंस करते हैं। जो डिस्कशन है अराउंड सच वेट बेस्ड एग्जम्पशन, वो ऑलरेडी इसकी वजह से इंडस्ट्री डिवाइड हो गई थी, क्योंकि इसमें महिंद्रा को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। महिंद्रा की एक भी कार ऐसी नहीं है जो आपको छोटी कार दिखेगी, 4 मीटर से कम कैपेसिटी, 9 किलो से कम वेट में। मेरे ख्याल से शायद एक कार बड़ी मुश्किल से आ पाती होगी, या वो भी नहीं आ पाती होगी। जो डिस्कशंस हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री इससे आधे भाग में बढ़ गई थी, लेकिन अब जो बी का लेटेस्ट प्रपोजल आया है, इसमें कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स हैं उनको भी और रिलीफ मिलना चाहिए। उसके बाद फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां हैं उनको भी और रिलीफ मिलने चाहिए। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में अब अलग अलग ग्रुप बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक को फायदा मिलने से दूसरे का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो जितने भी लोग इलेक्ट्रिक कार में इन्वेस्टेड है इस टाइम पे, आपको बता दूं,
और कंपनीज में ऐसे हेवली इन्वेस्टेड जो इलेक्ट्रिक कार की, अगर ऐसे नॉर्म्स आते हैं तो आपके सेल्स ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लोग हाइब्रिड लेना चाहेंगे, राइट, लोग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना चाहेंगे, फ्लेक्सिबल लेना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी भी शिफ्ट करना पूरी तरीके से बड़ा टफ है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो, इंडिया के सारे जो लोगों के रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट नहीं कर पाता, प्लस कॉस्ट भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। एकदम से आपको लमसम इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने महंगे हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वॉच करना होगा, अगर आपके पास स्टॉक्स हैं, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हैं, कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आपके स्टॉक पे, आपके कंपनी पे। और साथ ही अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो आप ये देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स इतने सस्ते दाम पर मिलने लग जाएंगी, अगर इन्हें टैक्स की रिलीफ मिलने लग गई, तो क्या फिर ईवीज लेना सेंसिबल होगा, राइट, क्योंकि बहुत ही अच्छा एवरेज भी मिल जाता है, साथ में आपको कोई टेंशन नहीं, ऑटोमेटिकली ये गाड़ियाँ चार्ज होती हैं, आपको चार्जिंग स्टेशन पे भी नहीं जाना। तो काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। और कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी भी हैं जो टैक्सेशन रिलीफ भी दे रही है, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट आप देखिए अच्छा खासा रिलीफ भी देती है इस पर। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी उठकर आ रहे हैं। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है जेम्स और ज्वेलरी कंपनीज के बारे में। जेम्स और ज्वेलरी कंपनीज, इनके जो शिपमेंट्स हैं टू यूएस बड़ी बुरी तरीके से हिट हुए हैं सितंबर में, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे जो एक्सपोर्ट है जेम्स और ज्वेलरी का टू यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ सितंबर में। फुल इम्पैक्ट जो है ये देखने को मिला 50% टैरिफ का, क्योंकि हम अच्छे खासे ज्वेलरीज और जेम्स एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। जो पर्ल्स हो गए हमारे, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, 76.7% यहाँ पे हमें घटौती देखने को मिली है ड्यूरिंग द मंथ। और जो एक्सपोर्ट्स हैं गोल्ड और दूसरे प्रेशियस मेटल ज्वेलरी के, ये भी 71% ड्रॉप हुए हैं, ये एग्रीगेट डेटा का कहना है। तो ड्यूरिंग द मंथ जो एक्सपोर्ट्स हैं कॉटन फैब्रिक्स के एंड मेडअप्स और मरीन प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी फॉर डेयरी, रेडीमेड गारमेंट्स, ड्रग्स फॉर्मुलेशंस, ऑटो कंपोनेंट्स, सारे डबल डिजिट में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो सबसे ज्यादा कॉटन फैब्रिक्स और मेडअप्स अगर आप देखोगे 36% से, मरीन प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 27% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, घटा है। इंडस्ट्रियल मशीनरी डेयरी के लिए 28% घटा है, रेडीमेड गारमेंट्स 25% घटा है, एंड ड्रग फॉर्मुलेशन 16.5% एंड ऑटो कंपोनेंट 12.5%। तो यूएस करीब 37% अकाउंट करता है हमारे टोटल एक्सपोर्ट का ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, एंड 28% शिपमेंट होती है गोल्ड ज्वेलरी की। एंड अगर आप देखेंगे ओवरऑल बेसिस पे, एक्सपोर्ट्स ड्रग फॉर्मुलेशन के कंट्रीब्यूट करते हैं 40% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में, और जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं 34%, मरीन प्रोडक्ट्स 36%, ऑटो कंपोनेंट्स 22%। तो ये भी सिग्निफिकेंट शेयर है इंडिया के टोटल शिपमेंट्स का। जो 25% सो कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ लगा इंडिया के ऊपर, ये आया अगस्त 5 से। एडिशनल 25% लगा कब से? ये लगा ओवरऑल, आई थिंक ये रिस्पॉन्स था 27 अगस्त को, क्योंकि हम लोग रशियन ऑयल खरीद रहे थे। अब क्यूमुलेटिव ड्यूटी कितनी हो गई पेनल्टी मिला करके हमारे पास? 50%। जो सितंबर में इंडिया के शिपमेंट से टोटल यूएस को ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ऑलमोस्ट 12%, $5.5 बिलियन की आप देख सकते हैं हमें कटौती नजर आई है ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में टू यूएस। और ये चौथा कंसेक्यूटिव, लगातार चौथा डिप है हमारे वैल्यू के टर्म्स में। एक्सपोर्ट हिट हुआ है $8.8 बिलियन मई में बिफोर स्टार्टिंग टू स्लाइड। तो मतलब मैं कहूंगा कि $8.8 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि आगे सैंक्शन, हमें पता था कि टैरिफ्स लग रहे हैं, तो हमने एडवांस में काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट कर दी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी नए हाई पे पहुंच गए थे। लेकिन सितंबर में अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट हुआ है टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स का 218% इसमें ग्रोथ आई है, इंक्लूडिंग आईफोन शिपमेंट्स हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अमंग अदर रिमेन्ड रॉबस्ट। तो काफी सारे सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो इंप्रूवमेंट आ रही है, बट ये जो सेक्टर्स हैं बड़ी बुरी तरीके से हिट हुए हैं। और आप ये चार्ट भी स्टडी कर सकते हो, पर्ल्स, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, अदर प्रेशियस मेटल्स, ये दोनों तो 70 और 76% आप देखो घट गए हैं। कॉटन फैब्रिक भी 36% घट गया, इंडस्ट्रियल मशीनरी फॉर डेयरी 28%, मरीन प्रोडक्ट्स 26%, रेडीमेड गारमेंट्स अगर आप देखोगे स्टॉक्स बिल्कुल मरे हुए हैं इस टाइम पे, 25% घटे हुए हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा टैरिफ डील का, तभी आप कुछ यहाँ पे बात कर सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है या नहीं आ सकती है। अब बात करूंगा मैं अगले आर्टिकल की, और यह है अनटैप्ड माइंस कुड सेव इंडियाज $100 बिलियन इंडस्ट्री। तो सॉरी, $100 बिलियन एवरी ईयर। इंडिया $100 बिलियन बचा सकता है अपने इंपोर्ट में। कैसे? अगर ये डोमेस्टिक मिनरल रिसोर्सेज डेवलप करे तो। हम लोग फॉरेन सप्लाईज पे डिपेंड करते हैं इस वक्त। तो नई रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। ये डिस्कशन पेपर है, एग्जैजरेटेड भी हो सकता है ऑफ कोर्स, ऐसा एकदम से मैं कहूँगा इसे यूज़ मत करने लगेगा एब्सोल्यूट बेसिस पे, थोड़ा और आपको रिसर्च करना होगा। लेकिन इंडिया का जो मिनरल रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन में, ये आर्ग्यू करते हैं कि हमें ज़्यादातर मिनरल सोर्स करना चाहिए हमारे खुद के कंट्री से। इससे हम $100 बिलियन
बिलियन डॉलर तक इंपोर्ट में बचा सकते हैं हर साल, और ये लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बूस्ट होगा, हमें डोमेस्टिक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो रिच जियोलॉजी है हमारी, लेकिन फिर भी इंडिया ने सिर्फ 30% ही अपने नोन पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया है। जो माइनिंग सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है जस्ट 2%। माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है हमारे जीडीपी में, जबकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में 7.5 से 12% है। लेकिन क्या उनसे कंपेयर करना सही है? साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीकन नेशंस बहुत ही ज़्यादा रिच है। आप देखो क्या नहीं है वहाँ पे, पेट्रोल से लेकर के आप देखो गैस भी है, सारे मेटल्स हैं, लिथियम, कोबाल्ट, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच कंट्रीज़ है, और वैसे ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा मिनरल रिच कंट्रीज़ है। तो इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफकोर्स 7.5 से 12% हो सकता है, बट ये इंडिया यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर सकता है इसे। रिपोर्ट पॉइंट आउट करता है कि इंडिया की जो पॉलिसी है, पॉलिसी एनवायरनमेंट है, वो डिस्करेज करती है एक्सप्लोरेशन कंपनीज को इन्वेस्ट करने से। और जो एक्सप्लोरेशन फर्म है वो भी यहाँ पे इतना इच्छुक नहीं है कि वो रिस्क करे, कैपिटल अपना पैसा लगाए एक्सप्लोर करने में, क्योंकि ये इसे कमर्शियली अगर आप देखोगे तो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते जो चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलाउ करता है एलोकेशन ऑफ माइंस ओनली थ्रू ऑक्शंस। तो माइनिंग लीज आपको ऑक्शन से ही मिलेगी, तो आप एक्सप्लोर भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई और इसे बिड करके ले लेगा। तो सिस्टम है, रिपोर्ट कहती है कि डज नॉट एडिक्वेटली अट्रैक्ट एक्सप्लोरर्स को अट्रैक्ट करती नहीं है। फर्दर जो हाई टैक्सेस और रॉयल्टीज हैं और परमिटिंग डिलेज हैं, ये सब बड़े प्रॉब्लम है। लैंड एक्वायर करना बड़ा प्रॉब्लम है, प्लस जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं बहुत सारे लेने पड़ते हैं, कपल विद एंटी माइनिंग एक्टिविज्म। अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज ग्रुप्स बने हुए हैं जो माइनिंग करने ही नहीं देंगे आपको, ठीक है। अगर आप जाओगे तो आपके केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सालों साल चलते रहेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स बड़े रिलक्टेंट है, और ये चैलेंजेस हैं, इसकी वजह से माइनिंग जायंट्स बिल्कुल हेजिटेट करते हैं इंडिया में काम करने से। और इंपोर्ट ऑफ मिनरल्स अगर आप देखोगे और मेटल्स, इंडिया को सिर्फ मेटल्स और मिनरल्स इंपोर्ट करने में 157 बिलियन डॉलर पे करना पड़ा 2022 में। मतलब क्वार्टर ऑफ जो टोटल इंपोर्ट्स है हमारा, वो सिर्फ मिनरल्स और माइंस मेटल्स का रहा है। और 4 क्रिटिकल मिनरल्स अगर आप देखोगे, कॉपर, निकल, लिथियम एंड कोबाल्ट, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नीडेड है, और इंडिया 93 से 100% डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पर, अमाउंटिंग टू $4 बिलियन एनुअली। एंड इसको रिवर्स करने के लिए जो रिपोर्ट है वो रेकमेंड करती है एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि हम ग्लोबल सप्लाई शॉक्स अगर आते हैं, 6 महीने के लिए कोई वॉर पे चला गया, 1 साल के लिए कुछ हिंडर हो गया, तो हमारे पास इतना स्टॉक पाइल होना चाहिए कि हम सस्टेन कर पाएँ अपने आप को। ये बड़ा ज़रूरी है, राइट। तो ये देखना होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे किस तरीके से इस रिपोर्ट को, मैं कहूँगा, रिसीव करती है एंड क्या सोचती है इसके बारे में। बट यस, माइनिंग में हम काफ़ी चीज़ें अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे पास अनटैप्ड रिसोर्सेज अभी भी कंट्री में बहुत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।